नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज यूपी के अमरोहा और सहारनपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा की। अमरोहा की विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा कि देश के 125 करोड़ लोगों के जय जयकार हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मोदी नहीं है, इसका कारण आप लोग हैं। 2014 में आपने जो वोट दिया उसकी ताकत है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ताकत है। आपने मजबूत सरकार बनाई, इसलिए हिंदुस्तान का हौसला भी मजबूत हो गया और दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार होने लगा। अमरोहा के बाद पीएम मोदी ने सहारनपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ सपा और बसपा गठबंधन पर हमला किया। पूरे पश्चिमी यूपी में ये फैला रहे हैं कि सहारनपुर एक नई प्रयोगशाला है, लेकिन याद करिए, जब दिल्ली में महामिलावट की सरकार थी और यहां सपा की सरकार थी, तब एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया था। जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए, बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, वो सब याद है ना? याद रखोगे ना? बहन जी उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या सहारनपुर के बाजारों में वो आगजनी, व्यापारियों के साथ वो अत्याचार, क्या यूपी वो दिन भुला सकता है? क्या शामली में किराना का वो मॉडल, जब घरों पर दुकानों पर कब्जे वाले गिरोह खुले आम घुमा करते थे, पलायन के वो दिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बुआ बबुआ भुला सकते हैं, लेकिन आप भुला सकते हो क्या? भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अब पलायन और भय का वो दौर बंद हो चुका है। साथियों, इन्हें पता है कि अब आपको भ्रमित करना मुश्किल है, इसलिए इन चुनावों में वोट बैंक की पॉलिटिक्स का पुराना दांव फिर से खेला जा रहा है। चौधरी अजीत सिंह ने तो इस स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी है। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चुप रहे और आज भी अपने स्वार्थ के लिए वो इस क्षेत्र में आप पर हुए अत्याचारों को भूल गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि नरेंद्र मोदी से डरे राहुल गांधी ने ऐसी जगह को चुना जहां नामांकन के वक्त कांग्रेस के झंडे के बजाय मुस्लिम लीग के झंडे ज्यादा दिख रहे थे। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी आतंकवादियों की पसंद का बताया। रविशंकर प्रसाद से खास बात की सहयोगी नीलकमल ने। राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी। इनसे हम जानेंगे
अमेठी के बाद वायनाड गए हैं राहुल गांधी। देखिए, कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वायनाड क्यों? क्या ये कारण है कि वहां पर हिंदू मात्र 48% है और अल्पसंख्यक 51% है? तो जनेऊधारी हिंदू, गोत्रधारी हिंदू राहुल गांधी सुरक्षा के लिए केरल गए, लेकिन कहां गए वायनाड, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। तो राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनते हैं और सुरक्षा के लिए खुलेआम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। जो आईपीसी की धारा 124A पे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कितना खतरनाक है अगर उसको आपके इस उत्तर देने के पहले एक बात कहूंगा, कल राहुल गांधी के वायनाड के जुलूस में कांग्रेस के झंडे कम, मुस्लिम लीग के झंडे अधिक थे, जो काफी कुछ पाकिस्तान के झंडे से मिलते हैं। राहुल गांधी को कैसा लगा ये उनके ऊपर छोड़ता हूं कि पॉलिटिक्स क्या है। जहां तक ये सवाल है, ये पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है। आज आतंकवाद है, अलगाववाद है, सैनिकों पर हमले होते हैं, वो देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने आफ्पा के बारे में कहा है, आर्म फोर्सेस, आज हमारे सेना के जवान अफसर अपने जीवन को शहीद करते हैं और उनके खिलाफ झूठे केस लगते हैं। जो सही केस तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि आतंकवादी अपने परिवार के थ्रू उनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के आरोप भी लगवाते हैं? उसकी सुरक्षा के लिए कानून है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको भी तोड़ने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश की है। आप कानून मंत्री हैं, 370 और 35 है, ये तो कश्मीर में है, 370 जो है स्पेशल धारा लगाई गई, वहाँ पे स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। देश के अन्य भागों में इसका विरोध हटाने का जब नाम लिया जाता है, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी या देश के दूसरे कोने से इसका विरोध क्यों होता है? उनको तो कोई फर्क पता नहीं। अच्छा है कि एक भारत रहे, तो वो भी प्रायोजित है। कश्मीर का एक चित्र और है कि आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई जबरदस्त कर रहे हैं, और जब वहाँ सेना की भर्ती होती है तो वहाँ के नौजवान लड़कियाँ दौड़ते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। यह नया कश्मीर है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप पटना साहिब अभी चुनाव प्रचार में लगातार आप जुड़े हुए हैं, पटना साहिब के लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और कितने वोटों से? अभूतपूर्व। मैं बिल्कुल मतलब आह्लादित हूँ जितना जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, हर समुदाय के। ऐतिहासिक जीत होगी हमारी। धन्यवाद। तो ऐतिहासिक जीत होगी रविशंकर प्रसाद की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, इससे अलगाववादी, नक्सलवादी और आतंकवादियों को ही समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और अब देखिए, मिशन 2019 की जंग में केंद्रीय मंत्री जी की बंदूक की गोली के साथ सियासी बोली। जो हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, दरअसल तस्वीरों में बंदूक की गोली से निशाना सध रहा है, वहीं सियासी बोली के लक्ष्य पर है कांग्रेस का घोषणा पत्र और धारा 370 की हिमायती। समस्या किसने खड़ी करी? अचूक निशाना लगाने वाले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का निशाना लक्ष्य तो भेद ही रहा है, साथ ही सियासी बोली के जरिए वो कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। देश में ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, बड़े शातिरता से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने घोषणा पत्र निकाला और घोषणा पत्र धोखा पत्र है इस देश के साथ। जैसे जैसे इस पूर्व ओलंपियन की बंदूक से गोली निकल रही थी, वैसे वैसे उनका निशाना कांग्रेस पर और तेज होता जा रहा था। सेना से कौन बार बार सवाल करता है? कौन करता है सवाल? बार बार सबूत मांगते हैं, आतंकियों को मजबूती देते हैं। ये कश्मीर में समस्या किसने खड़ी करी? बोल। कश्मीर में समस्या किसने खड़ी करी? ये नेहरू ने शुरू करी, क्योंकि पूरा देश को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा, उनको जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ कश्मीर का मसला नेहरू ने अपने पास रखा। राठौड़ की गोली और सियासी बोली यही नहीं रुकी। कांग्रेस पर वार करते हुए राठौड़ ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का दावा भी कर दिया। आज उस समय की लगाई हुई जो आर्टिकल 370, धारा 370, वही समस्या बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी
इस देश को एक राष्ट्र, अलग अलग प्रांत नहीं, एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम वो बना के रहेंगे। दरअसल बंदूक की गोली के साथ राठौड़ की सियासी बोली सोशल मीडिया पर वायरल है। निशानेबाजी से देश दुनिया में परचम लहराने वाले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। अब देखना है कि 2019 के बॉक्स ऑफिस पर मंत्री जी के कैमरा एक्शन और ठाए ठाए को जनता कितने नंबर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जय हिंद। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने आज नामांकन किया। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे गोपाल जी ठाकुर के नॉमिनेशन में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का जुटान दिखा। गोपाल जी ठाकुर के नामांकन में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के पहले गोपाल जी ठाकुर ने श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो भी किया। अभी नामांकन करके निकले हैं, 2 सेट में नामांकन किए हैं। आदरणीय एक प्रस्तावक के रूप में बिहार सरकार के मंत्री श्री मदन सहनी जी, एक प्रस्तावक के रूप में दरभंगा नगर के विधायक माननीय संजय सरावगी से अभी नामांकन किए हैं। और आप देख रहे हैं तो एक साधारण गरीब किसान के बेटा को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवारी दिए हैं। यहाँ पर दरभंगा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण मिथिला में लोगों को लग रहा है जो एक कार्यकर्ता को दिया है, करोड़ों देश के कार्यकर्ताओं में काफी। अगले बार हम आपके बीच में आए थे तो हम 2 भाई थे, लेकिन इस बार जो आए हैं हम एक भाई साथ लेकर करके आए हैं जो जनता दल यू है। जब 2 भाई में हम लोग दरभंगा समस्तीपुर ये सीट आपने फतह कर दिया तो आज हम 3 भाई का बल है, कोई मायका लाल रोक नहीं सकता। आज हमको आपके ऊपर में गर्व है, हमको आपके ऊपर में विश्वास है। और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है ये गठबंधन पार्टी से तो हम लोग हैं। सबसे पहला होता है व्यक्ति, दूसरा होता है उसके ऊपर होता है पार्टी और उसके ऊपर होता है राष्ट्र, देश। तो आज जो है हम व्यक्ति हैं, हमारा पार्टी ऊपर है लेकिन उससे ऊपर देश है। आज जो चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र के हित में हो रहा है, देश के हित में हो रहा है। और देश को ऊंचा उठाने के लिए आप सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी मतदाता बंधु आप संकल्प लिए हुए हैं। हमको लगता है कि हमारा आपका जो संकल्प है, आपका जो सपना है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा जो देश है ये देश जहां उन्होंने ऊपर उठाया है उससे भी ऊपर उठेगा। तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग आपके आशीर्वाद से जाएंगे और भाई नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आज कांग्रेस की ओर से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद नीलम देवी और अनंत सिंह ने लोगों से जन समर्थन मांगा। इस दौरान नीलम देवी ने कहा कि वो संसद में महिलाओं के हित और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करेंगी। मुद्दा मेरा विकास का मुद्दा है। मुंगेर की जनता परिवर्तन चाह रही है और मुंगेर की जनता में परिवर्तन की लहर चल रही है और विकास के मुद्दा को लेकर मैं जा रही हूँ जनता को सेवा करने। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दा होंगे आपके पास? महिलाओं के दुख सुख में खड़ी रहेंगे, महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। सुभाष यादव ने आज चतरा संसदीय क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इस दौरान बिहार के कई विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। चतरा संसदीय क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव ने कहा कि महागठबंधन मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के लोगों से बातचीत चल रही है। अभी बहुत समय है, कांग्रेस के लोगों से भी हम लोग आरजू विनती किए हैं कि यदि बीजेपी को भगाना है
तो सबको आपस में संगठित होना होगा। एकता में बल है, संघ में शक्ति कला जुगा। इसलिए आप किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो एकता जरूरी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आना चाहते थे एक किताब के जरिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब इस खुलासे पर ट्विटर के जरिए प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू का दावा बोगस है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक घटिया प्रयास है। उन्होंने लिखा है कि जेडीयू में शामिल होने से उनकी कई बार मुलाकात हुई उससे पहले, लेकिन मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई। दरअसल लालू प्रसाद ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लिखा है कि नीतीश ने अपने विश्वास पात्र प्रशांत किशोर को दूत बनाकर उनके पास 5 बार भेजा था और हर बार नीतीश की महागठबंधन में वापसी पर लालू को राजी करने की कोशिश थी। अब हम आपको लालू पर लिखी किताब के सहलेखक की पूरी बात सुनाते हैं। किताब के सहलेखक नलिन वर्मा कहते हैं कि एक लेखक के लिहाज से उन्होंने वही लिखा है जो सच है। यह अलग बात है कि सियासत हमने हिसाब से संदर्भों को अपने हिसाब से देख रही है। बता दूं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, किताब मैंने सबमिट 1 साल पहले से भी पहले मैंने कर दिया। आज मैंने हाँ, अब पब्लिशर जो हैं, अब किताब कब आती है नहीं आती है ये डिसाइड तो भाई टाइमिंग के अनुसार तो होता है, लेकिन किताब चुनाव को आ रहा है इसके दिमाग में रख करके किताब नहीं लिखी गई है। ये जब जो राजनीति है ये बहुत डायनेमिक, कब कौन किससे मिले कब दूर हों ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। अलायंसेज होते हैं, अलायंसेज टूटते हैं, फिर अलायंसेज होते हैं। प्रशांत किशोर ने मुलाकात की थी लालू प्रसाद यादव से। प्रशांत किशोर ने मुलाकात की थी लालू प्रसाद यादव से। ये अभी हम नहीं बोलेंगे, किताब आ जाने दीजिए। किताब में जो लिखा है उसको आप देखिए। वो तो कह रहे हैं कि 5 बार मुलाकात हुई है जरूर, इस विषय पर नहीं हुई है। अब भाई उनको कहने का अधिकार है, वो कह सकते हैं अपना कुछ, लेकिन हमने तो जो लालू प्रसाद की किताब लिखी है उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ कह सकते हैं। कहने का जहाँ तक बात है तो किसी को कुछ जरूरी थोड़ी है कि गलत नहीं लिखे होंगे। वो गलत तो नहीं लिखे होंगे किताब में। हम क्यों गलत लिखेंगे। और ये बहुत छोटा कॉन्टेक्स्ट, देखिए बहुत विशद किताब है, लालू के पूरे जीवनी पर किताब है। लेकिन विवाद तो हो गया। विवाद तो भाई बता ही रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े नेता लोग किताब लिखते हैं तो लालू के जैसा नेता, आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों उनके समर्थक हैं और हजारों उनके विरोधी भी हैं। तो वो क्या किताब कोई प्रेमचंद का गोदान नहीं है, वो तो राजनीतिक एक नेता का किताब है और उस पर कई तरह से लोग देखेंगे उसमें। तो इस तरह से हल्ला हंगामा कंट्रोवर्सी होना, इसको हम खराब नहीं मानते। किताब के हिसाब से तो नीतीश कुमार लालू यादव से मिलना चाहते थे। अब किताब के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, किताब आ जाने 2-3 दिन इंतजार कीजिए, बस 2-3 दिन इंतजार कीजिए, किताब आ जाएगी बाजार में, पढ़िए, उसके बाद से आप बैठाइएगा, आप स्टूडियो में बैठकर हम सारी बात को बोलेंगे। रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए की एक अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम रघुवर दास और लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने शिरकत की। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र महतो और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में साझा चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। के बाद से हमारे पुराने साथी श्री सुदेश महतो जी, जदयू के हमारे युवा तुर्क श्री शैलेंद्र महतो जी अध्यक्ष, लोजपा के हमारे अध्यक्ष श्री प्रधान साहब और नौजवान सभा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रकाश सिंह जी और प्रदेश स्तर के सभी एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई और इस बैठक में हम सबों ने मिलकर तय की कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीट एनडीए
के खाते में आए और इसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। आप देख रहे हैं देश में या राज्य में या पड़ोसी राज्य में हमारा गठबंधन विश्वास का गठबंधन, महागठबंधन, महामिलावट, उलझन का गठबंधन, और इसी विश्वास के गठबंधन को जमीनी स्तर पर और गठबंधन को मजबूती मिले, इसके लिए आज सभी हम लोग एनडीए के लोग बैठकर ये तय किए कि 11 तक हर जिले में जिला स्तर पर एनडीए के अध्यक्षों की बैठक होगी और 16 तारीख तक प्रखंड स्तर पर भी बैठक होगी। तो हमारा गठबंधन सिर्फ दल का गठबंधन ना हो, हमारा एनडीए का गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता का दिल का गठबंधन, और इसलिए नीचे स्तर पर भी समन्वय एनडीए की रहे। आज तय हुई जहां भी सभा होगी हमारी सारी एनडीए एक साथ आज सभी एनडीए के नेता सभा में रहेंगे, चुनाव कैंपेनिंग में भी। ये आज हम लोग ने बैठक में तय की और जिस तरह आज ये बैठक विश्वास से भरा ये गठबंधन की आज बैठक हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारा एनडीए के सभी साथी में जो ऊर्जा है, जो उमंग है, जो उत्साह है, 14 का 14 सीट एनडीए के खाते में आने जा रही है। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। प्रदेश में इन क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं। टिकट पर संशय के मुद्दे पर प्रदेश के बीजेपी नेताओं की अलग राय है। के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है और पार्टी को विश्वास है, प्रदेश के नेताओं को विश्वास है कि 1-2 दिन के अंदर तीनों स्थानों पर पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। हम बूथों में जा रहे हैं, हम मोहल्ले, टोले, बस्तियों और गांवों में जाकर के पार्टी के कमल फूल के जो चुनाव चिन्ह है उसको प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।